सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेशरा एग्रो के बारे में। सो बेसिकली काफ़ी छोटी कंपनी है। इट इज़ अबाउट 700 करोड़ की कंपनी है। एंड अगर बात करें तो काफ़ी छोटी कंपनी, एसएमई कंपनी है। स्टिल मेरे आइज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने कैप्चर किए इस कंपनी को कवर करने के लिए, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी का। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी रिसेंटली इन्होंने स्पेन की एक कंपनी है उसको यहाँ पे एक्वायर किया, उसको अपने एंटिटी बनाया। एंड आगे भी बहुत अच्छा विजन है इनका और बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिजनेस मॉडल मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वजह से यहाँ पे इस कंपनी को हम लोग कवर कर रहे हैं। जनरली एसएमई कंपनी से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, लिक्विडिटी वगैरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, दैट्स वाई। लेकिन एज ऑफ नाउ कुछ अच्छे कंपनीज है, जैसे जेलियो को हमने कवर किया था, इसको कवर किया। उसके अलावा भी काफी अच्छे एसएमई डील्स हैं जहां पे आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, दैट्स वाई वी आर कवरिंग दैम। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, देन यहाँ पे गाइडेंस क्या है कंपनी का। कंपनी रिसेंटली एक्विजिशंस किया है स्पेन की एक एंटिटी का, तो उसको भी देखेंगे। एंड देन यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल देखेंगे कैसी ये डील है। ठीक है, सो अगर देखें यहाँ से दोस्तों, तो कंपनी जो है वो कि किस तरीके के बिजनेस के अंदर है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो 2015 में कंपनी शुरू हुई थी। तमिलनाडु की ये कंपनी है, साउथ की, और उनका हेडक्वार्टर है शायद कोयम्बतूर के अंदर। और साथ ही में अगर बात करें, ये लोग यहाँ पे जो है वो प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे गरकिन्स हो गया, बैंद्रिलाज हो गया, बेबी कॉर्न्स हो गए, जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको प्रोसेस्ड करते हैं अपने प्लांट के ऊपर और देन यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करते हैं रशिया एंड स्पेन के अंदर। दोस्तों ये यहाँ पे गरकिन्स एक तरीके का ककुम्बर होता है, लाइक बैंड्रिलाज एक तरीके के मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं, बेबी कॉर्न तो आपको पता ही है, मकाई वगैरह। ठीक है, सो ये सारा यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है उसका कंजम्पशंस बहुत ज़्यादा यूरोप एंड लाइक रशिया जैसे कंट्रीज के अंदर। तो ये लोग करते क्या, इनका बिजनेस मॉडल कैसे बेसिकली वर्क करता है, तो इनका यहाँ पे अलग अलग जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके साथ यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लाइक इंडिया में 4 से 5 हजार, 3 स्टेट के अंदर ये लोग यहाँ पे, 3 स्टेट है जहाँ से लोग वेजिटेबल्स लाइक लेते हैं उनके किसानों के पास से और उसको फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, फिर यहाँ पे कर्नाटका हो गया और फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, इन 3 स्टेट्स के अंदर ये लोग क्या है कि 4 से 5 हजार किसानों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसके तहत ये लोग जो इनको वेजिटेबल्स चाहिए, गरकिन्स हो गया, बेबी कॉर्न्स हो गया, बेंद्रिलाज में जो जो वेजिटेबल्स यूज होते हैं, वो वेजिटेबल्स का फार्मिंग करने के लिए ये सारे फार्मर्स को ये लोग सपोर्ट देते हैं। लाइक उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे मौसम में इसकी खेती करनी चाहिए, किस तरीके से इसकी फार्मिंग करनी चाहिए, उसके लिए वाटर कितना चाहिए, टेक्निकल कौन सी चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये लोग सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को, और फार्मर्स फिर इनको यहाँ पे जो वेजिटेबल्स चाहिए वो वेजिटेबल्स यहाँ पे लोग को यहाँ पे फार्मर्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उसकी खेती करते हैं। उसकी खेती फिर फसल वो निकलती है तो वो फसल ये फार्मर्स के पास से अच्छे दामों के ऊपर खरीद लेते हैं। एंड देन यहाँ पे अगर बात करें तो वो सारे वेजिटेबल्स ये लोग अपने प्लांट में लाते हैं। तमिलनाडु में इनकी एज ऑफ नाउ 2 यहाँ पे लाइक प्रोडक्शन लाइंस है, प्लांट्स है, वहाँ पे ये लोग लाते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, उसको फिर यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, लाइक उसके पिकल्स वगैरह बनाते हैं उसमें, लाइक जार में उसको दो वगैरह डाल के उसमें कुछ स्पेशल केमिकल एंड लाइक नमक वगैरह डाल के उसको प्रिजर्व करके फिर यहाँ पे उसको पैक करके जो बाहर एक्सपोर्टर्स है एक्सपोर्ट करते हैं, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो रिटेल चेन्स हो गए, होटल चेन्स हो गए, ये खाने की आइटम है वहाँ पे यूज़ होती है, वहाँ पे कंज्यूम होती है। तो ये लोग उन सारे चैंस को, मतलब ये B2B बिजनेस मॉडल है जहाँ पे ये लोग इंस्टीट्यूशन रिटेलर्स के लिए वाइट लेबलिंग भी करते हैं एंड यहाँ पे होटल चेन्स को भी बेचते हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ यहाँ पे दोस्तों इनके पैकेजिंग होते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे गरकिन्स का ये पिकल्स है, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है गरकिन्स। देन यहाँ पे बैंद्रिलास कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे जैलापिनोज भी इन्होंने ऐड किया रिसेंटली, बेबी कॉर्न भी है इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। लेकिन सबसे बड़ा इनका जो चंक है बिजनेस का, करीबन यहाँ पे 80% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका यहाँ पे गरकिन्स को बेच के ही आता है। एंड रिसेंटली इन्होंने स्पेन की एक कंपनी को एक्वायर किया है, जिसके तहत अब ये लोग यहाँ पे ऑलिव्स भी बेचेंगे वर्ल्ड वाइज। ठीक है, तो वो उसकी आगे बात करते हैं। लेकिन इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एज ऑफ नाउ गरकिन्स, जो यहाँ पे ककुम्बर जैसा होता है, मतलब जो है उसको थोड़ा क्रंची होता है एंड लाइक पकने से पहले ही तोड़ दिया जाता है, जिसको गरकिन्स बोलते हैं, और फिर क्रंची रहता है थोड़ा सा, जो अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे लाइक अलग अलग फूड्स के अंदर यूज़ होता है, एज अ रॉ मटेरियल भी अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंद्रिलाज, ये थोड़े से हाई मार्जिन प्रोडक्ट है इनका। ठीक है, इनकी अगर बात करें यहाँ पे ये बैंद्रिलाज में मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे
ऑलिव्स भी यूज़ होता है, गरकिन्स भी यूज़ होता है, थोड़े और फ्रूट्स यहाँ पे चेरी वगैरह यूज़ होते हैं, चिलीज वगैरह। तो ये जो है वो थोड़ा सा हाई मार्जिन वाला इनका प्रोडक्ट है। देन यहाँ पे जैलेपिनोज हो गए और यहाँ पे बेबी कॉर्न हो गए। ये सारी वेजिटेबल्स जो है उसको प्रोसेस्ड करके ये लोग यहाँ पे बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से इनका पैसा आता है। ठीक है, चलिए अब कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू इनको आता है एंड कौन से कंट्रीज के अंदर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दोस्तों इनका आता है यहाँ पे गरकिन्स बेस्ड के, जो ककड़ी जैसा, ककुम्बर जैसा आता है यहाँ पे एक फ्रूट, सॉरी वेजिटेबल, उसको बेच के यहाँ पे इनका 86% रेवेन्यू आता है। मतलब इसके ऊपर इनका डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा था। ठीक है, और एक प्रोडक्ट के ऊपर ये सिंगल प्रोडक्ट कंपनी बन के नहीं रहना चाहते थे, तो इन्होंने कुछ और प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। जैसे बेबी कॉर्न से इनका अब यहाँ पे 5% रेवेन्यू आता है, बैंद्रिलास से 5% रेवेन्यू आता है, और चिलीज एंड जेलेपिनो से यहाँ पे इनका 4% रेवेन्यू आता है। लेकिन स्टिल इनका डिपेंडेंसी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। लेकिन रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे एक स्पेन की कंपनी जो यहाँ पे ऑलिव्स बेचती है, ऑलिव्स को यहाँ पे B2C में एक्सपोर्ट करती थी, बेचती थी स्पेन के अंदर एंड यूरोप के अंदर, उसको इन्होंने खरीद लिया, एक्वायर कर लिया है। तो वो कंपनी के तहत अब यहाँ पे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऑलिव्स भी ऐड हो चुका है। वो वाले स्लाइड आता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको बहुत अच्छे से कि कैसे कंपनी बहुत मतलब इनका ट्रांजिशन हो रहा है एक तरीके से ये वो कंपनी को एक्वायर करने के बाद। और अगर बात करें तो इनका यहाँ पे कहाँ से कस्टमर बेस क्या है, तो इनका 71% रेवेन्यू आता है इंस्टीट्यूशन से, जिसमें क्या होता है B2B यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब ये लोग यहाँ पे गरकिन्स वगैरह प्रोड्यूस करके उसका वाइट लेबलिंग करके दूसरों को ब्रांडिंग करके देते हैं एंड देन जो अलग अलग कंपनीज है वो फिर अलग अलग रिटेलर्स में या फिर लाइक B2C में बेचते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो बाय होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स वो है जो B2B कस्टमर्स हैं इनके, लाइक जिसके तहत ये लोग जो बड़े बड़े दूसरे कंपनीज होते हैं जिनको अपना गरकिन्स का ब्रांड है उनको गरकिन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वाइट लेबलिंग वगैरह करके देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रिटेलर्स से इनका 16% रेवेन्यू आता है। जैसे हमारे यहाँ पे डी मार्ट है वैसे ये लोग वॉलमार्ट को, उसके अलावा एक लाइक ईडल करके या लाइक अलग अलग जो चैन्स है यूरोप एंड रशिया के अंदर, उसको यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं 16% वहाँ से। जैसे डी मार्ट जैसा हमारा है वैसे ही अलग अलग, जैसे रिलायंस है हमारे यहाँ पे, डी मार्ट है, अलग अलग यहाँ पे जो रिटेल चैन्स हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं। दैन यहाँ पे फूड सर्विसेज जैसे होटल चैन्स हो गए, QSR पेसिस हो गए, उनको भी ये लोग ये वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनका डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। रशिया से इनका लगभग 27% रेवेन्यू आता है दोस्तों। ठीक है, देन यहाँ पे स्पेन से लगभग 15 से 16% रेवेन्यू आता है। देन यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू इनका आता है इराक से, अबाउट 6.5%। एंड फिर यहाँ पे चिली से यहाँ पे 4.54% रेवेन्यू आता है, इटली से 3% आसपास, फ्रांस से ये शायद 2% होगा। ठीक है, 5% यहाँ पे USA से आता है, फ्रांस से शायद 7% रेवेन्यू इनका आता है। देन यहाँ पे अदर जो कंट्रीज है जैसे मिडल ईस्ट एंड अदर, वहाँ से इनका 21 मतलब 22.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो इनका सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू इनका गरकिन्स और बेच के आता है सब वेजिटेबल्स, वो स्पेन एंड रशिया। और अभी जो इन्होंने एक्वायर किया ना कंपनी सारासा करके कुछ है शायद, वो कंपनी भी इनका पहले कस्टमर था। वो एक B2C कंपनी है जिसको ये लोग यहाँ पे एक्वायर कर लिया। तो उसके बारे में अब चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक नंबर्स देख लेते हैं, क्या नंबर्स इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं FY26 के अंदर। तो इन्होंने टोटल यहाँ पे 324 करोड़ का रेवेन्यू किया है। लेकिन ये रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनका लाइक स्टैंड अलोन है। ठीक है, लाइक उसमें अगर आप लोग मिला दोगे जो स्पेन की एंटिटी को इन्होंने एक्वायर किया है उसको, तो वहाँ से इन्होंने पिछले 2 महीने का ही रेवेन्यू, मतलब 2 महीने ही हुए एक्वायर किए, तो 2 महीने का रेवेन्यू वहाँ से प्लस 28 करोड़ का, तो टोटल लगभग यहाँ पे इन्होंने टोटल अबाउट 552 करोड़ आसपास का रेवेन्यू किया होगा। ईयर ऑन ईयर ये यहाँ पे अबाउट 25% की ग्रोथ है। एंड EBITDA के अंदर लगभग यहाँ पे 26% की ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन 18.53% के EBITDA मार्जिन है। देन अगर बात करें तो पैट यहाँ पे 36 करोड़ का पैट किया इन्होंने, अबाउट 26% का पैट ग्रोथ है, 11.5% के इन्होंने यहाँ पे पैट मार्जिन डिलीवर किए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इन्होंने जो एक्वायर की है कंपनी उसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो एक यहाँ पे दोस्तों कंपनी है सारासा जो कि स्पेन की कंपनी है, लगभग 50 ईयर पुरानी कंपनी है जो कि बैंकरप्ट हो गई थी इनके कुछ फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से, उसको इन्होंने एक्वायर किया। ठीक है, सारासा स्पेन की 1968 की कंपनी थी जो कि यहाँ पे पूरे यूरोपियन रीजन के अंदर ऑलिव्स देते थे। ठीक है, लगभग यहाँ पे इनके नेटवर्क की बात करें तो 30 प्लस ब्रांड्स को, वेट में कलर चेंज कर लेता हूँ, 30 प्लस ब्रांड्स को दोस्तों यहाँ पे ये
उनके जो 15,000 से ज़्यादा रिटेल जो शॉप्स थे, या फिर कह सकते हैं जो रिटेल मॉल वगैरह थे, वहाँ पे ये लोग 15,000 रिटेलर्स का इनका नेटवर्क था। वहाँ पे लोग ऑलिव्स प्रोवाइड करते थे स्पेन एंड पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है। एंड पूरे मतलब ये कंपनी के तहत इनको फ़ायदा क्या हुआ है दोस्तों, कि जो ऑलिव्स का मार्केट है उसमें इनको एंटर होने का एक मौका मिल गया। इनका जो गरकिन्स के ऊपर डिपेंडेंसी था, क्योंकि ऑलिव्स का मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों, करीबन 63,000 करोड़ का मार्केट है पूरे मतलब वर्ल्ड वाइज कंजम्पशंस का ऑलिव्स का। तो इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका है और सिंगल कैटेगरी से अब ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं, क्योंकि अच्छा चंक ऑफ 200 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ईयर FY27 के अंदर ये लोग ऑलिव्स बेच के। ऑलिव्स के अलावा ये जो सारसा ब्रांड है वो दूसरे और भी प्रोडक्ट्स बेचती है। जैसे ये लोग ना 70% इनका जो प्रोडक्शन हाउस था उसमें 70% ये लोग जो है वो ऑलिव्स को प्रोड्यूस करते थे, और बाकी का जो 30% है ना उसमें ये लोग यहाँ पे गरकिन्स का प्रोडक्शन करते थे। और गरकिन्स लेते थे किनके पास से, तो लेते थे भाई यहाँ पे इन्हीं के पास से, फ्रेशेरा के पास से ही। लेकिन अब फ्रेशेरा क्या करेगा, एक्वायर करने के बाद ये जो 30% का प्रोडक्शन है ना उसको भी कन्वर्ट कर लेगा ओलिव्स के अंदर, और वह 100% ऑलिव्स का प्रोडक्शन ये हो जाएगा। मतलब सारसा को बोल दिया भाई आप टोटली जो है वो ऑलिव्स बेचने के ऊपर ही फोकस करो, ऑलिव का ही प्रोडक्शन। मतलब ये लोग गरकिन्स भी बेचेंगे, लेकिन किसके, कौन सी ब्रांड के तहत, अब पूरा यहाँ पे गरकिन्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही ये लोग करेंगे, फ्रेशेरा करके अब भेजेंगे। मतलब उसका पैकेजिंग, उसका ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ यहीं से करके भेजेंगे उनको, ताकि ये लोग ऑलिव्स के ऊपर फोकस कर पाए, क्योंकि ऑलिव्स एक हाई मार्जिन बिजनेस है और साथ में अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस जो डिमांड है उसको कैटर करेंगे सारसा का प्रोडक्शन लाइन्स है उसके तहत। एंड जो इंडिया का प्रोडक्शन लाइन है उनमें तो इनके पास स्पेस है ही, तो उसमें ये लोग यहाँ पे जो सारसा ब्रांड है उसका भी जो गरकिन्स का प्रोडक्शन है यहीं से करके भेजेंगे, उससे उनका गरकिन्स का मार्जिन्स भी बढ़ेगा, ठीक है। सो ये कि इनको यहाँ पे फायदा हो गया, जियोग्राफिक एक्सपांशन इनके पास हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे एक इमीडिएट एक्सेस इनको मिल गया। अब मान लो कि सारसा जैसा जो 50 साल पुराना ब्रांड है उसके लोग मालिक बन गए, जिसके तहत इनको एक ब्रांड विजिबिलिटी मिल गई। अब सीधे जाके सिर्फ इनको पैकेजिंग करके बेचना ही है, ठीक है। अब ऐसा ब्रांड ये लोग क्रिएट करने जाते तो एटलीस्ट 3-5 साल इनको लग जाते अगर यूरोप में इनको नया ब्रांड डेवलप करना है तो, ठीक है। और उसमें इनका लगभग 150-200 करोड़ लग जाता ब्रांडिंग एंड ऑल दिस में, और वो चलता ना चलता क्या उसका क्या मतलब कंफर्मेशन था। लेकिन ये ऑलरेडी एक स्टैब्लिश ब्रांड इन्होंने यहाँ पे एक्वायर कर लिया, तो इनको फायदा ये होगा कि एक एसेट लाइट मॉडल के तहत इन्होंने उनके सारे मॉडल्स यहाँ पे खरीद लिए हैं, सारे एसेट्स इन्होंने खरीद लिए हैं, तो बहुत कम खर्चे में एक एक्सेस मिल गया ओलिव्स मार्केट का इनको, और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड हो गया। और उसके साथ साथ दोस्तों इनको एक यहाँ पे क्रॉस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी इनके लिए ओपन हो गया। क्रॉस सेलिंग कैसे, अभी ये लोग गरकिन्स वगैरह बेचते हैं रशिया एंड स्पेन के अंदर, तो इनका तो गरकिन्स एंड बैंडरिलाज एंड जो अदर वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर उनका स्पेशलिटी है मेनली इन द गरकिन्स फ्रेशेरा का। लेकिन अब इनके पास ओलिव भी आ चुके हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है दोस्तों, जो फ्रेशेरा के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको जाके यहाँ पे फ्रेशेरा बोलेगा कि भाई अब हमारे पास गरकिन्स तो है ही, गरकिन्स तो आप हमारे पास से लेते हुए, लेकिन हमें पता है कि आप ओलिव्स का भी बिजनेस करते हो, तो आप ओलिव्स हमारे पास से लो, हमारा फ्रेशेरा का आप प्लांट जाके विजिट करो, स्पेन के अंदर क्वालिटी कैसा है, रिलायबिलिटी कैसा है जाके देखो, ठीक है। और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आपका ऑर्डर फुलफिल करेंगे। तो इनके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग गरकिन के कस्टमर्स हैं उनको अब ये लोग यहाँ पे ऑलिव्स भी बेच सकते हैं। सेम ये लोग यहाँ पे जो है वो इनके जो ऑलरेडी इनके कस्टमर्स है, जो रिटेलर्स है इनके यहाँ पे सारसा ब्रांड के पास, उनको बोल सकते हैं भाई अब गरकिन्स आप हमारे पास से लो, बैंदरिलाज लो, आप बेबीकॉर्न हमारे पास से लो, आपका ये जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है वो भी हम अब फुलफिल कर पाएंगे। और जो भी दोस्तों रिटेलर होता है या फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, उनको अगर एक ही जगह से पूरा एक प्रॉपर पोर्टफोलियो एक ही जगह से मिल जाए तो वो अलग अलग जगह से खरीदना पसंद नहीं करते। तो क्रॉस सेलिंग का इनके लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप हो गया, और न्यू कस्टमर्स और यहाँ पे यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग इनको मिल गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों साइड का क्रॉस सेल कर सकते हैं, दोनों साइड के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे लगभग यहाँ पे 63,000 करोड़ के ऑलिव मार्केट का एक्सेस इनको मिल गया। अब यहाँ पे लोग ऑलिव्स भी बेच सकते हैं, गरकिन्स तो है ही इनके पास ऑलरेडी, उसके अलावा बैंदरिलाज हो गए, बेबीकॉर्न, ये सब पोर्टफोलियो लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दोस्तों यहाँ पे गाइडेंस क्या दिया है कंपनी ने। अब देखो जो सारसा ब्रांड है ना, इनको एक्वायर किए इनको 2 महीना ही हुआ है,
तो FY26 के पूरे रेवेन्यू में 2 महीने का रेवेन्यू ही इनको यहाँ पे सारसा का इनको जो है वो मिला, जो 28 करोड़ का था, ठीक है। एंड अब फुल ईयर पहली बार यहाँ पे सारसा का फुल ईयर रेवेन्यू काउंट होगा इनके लाइक फुल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं FY27 के अंदर 575 करोड़ का रेवेन्यू। इस साल इन्होंने कितना किया, अगर सारसा ब्रांड को मिला के देखे तो 352 करोड़ आसपास का, और यहाँ पे 575 का टारगेट दे दिया। तो अबाउट 65 to 70% का रेवेन्यू ग्रोथ का बोल रही है कंपनी FY27 के लिए। और उसके साथ साथ ये लोग बोल रहे हैं कि 200 करोड़ इसमें यहाँ पे आएगा सारसा से, जो सारसा ब्रांड है वो 200 करोड़ का रेवेन्यू इसमें कंट्रीब्यूट करेगा टोटल रेवेन्यू में, और बाकी का जो इनका रेवेन्यू है वो यहाँ पे इनका फ्रेशेरा का स्टैंड अलोन रेवेन्यू होगा, ठीक है। और ये 200 करोड़ दोस्तों अभी इस साल बोल रहे हैं, अगले साल बोल रहे हैं कि 350 करोड़ हम लोग बोल करेंगे, एंड देन हमारा रोड मैप होगा 500 करोड़ सारसा ब्रांड से करना। एंड इस साल हमारा जो फोकस रहेगा वो ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर, लाइक प्रोडक्शंस के ऊपर ज़्यादा होगा। देन आगे हम लोग कस्टमर्स बेस को बढ़ाने के ऊपर फोकस करेंगे, देन आगे जाके प्रोडक्शन लाइंस को बढ़ाने का फोकस करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे ये लोग ग्रो करने का सोच रहे हैं। 10 to 11% के पैट मार्जिन ये लोग यहाँ पे जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से, तो ये लोग बोल रहे हैं 1000 करोड़ का रेवेन्यू हमको FY2030 में करना है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को मतलब एक स्ट्रेंज बात लगा कि भाई आपने बोला 575 करोड़ करेंगे हम लोग FY27 में, जो कि ऑलमोस्ट हो जाते हैं 70% की ग्रोथ। देन आप FY2030 तक यहाँ पे FY30 तक यहाँ पे ये लोग 1000 करोड़ का बोल रहे हैं। फिर उसको मतलब 2027 से यहाँ तक कंपेयर करोगे तो वो 20% का ही ग्रोथ होगा एन्यूअली। तो ग्रोथ आपका कम होगा क्या? ये बहुत कम एंटीसिपेट कर रही है लोग FY30 के लिए। तो कंपनी ने बोला कि हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव जा रहे हैं, आगे जाके शायद हम लोग जो गाइडेंस है वो अपग्रेड करें, लेकिन एज ऑफ नाउ हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं। लेकिन इतना भी कंजर्वेटिव नहीं जाना चाहिए था कि आप FY27 में बोल रहे हैं कि हम 575 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जो कि 70% का ग्रोथ है, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम 20% के एक वैगर से ग्रो करेंगे और FY30 के अंदर हमारा यहाँ पे 1000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। सो दैट्स थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मेरे को। कैपेक्स चाहिए होगा, इतना ज़्यादा रेवेन्यू का बोल रहे हैं तो क्या कैपेक्स कितना चाहिएगा? तो कंपनी बोल रही है हमारे पास अभी 2 प्रोडक्शन लाइंस हैं और हमारे पास यहाँ पे स्पेस एंड लैंड भी है यहाँ पे प्रोडक्शन लाइंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन हमको इमीडिएटली यहाँ पे एक बड़ा कैपेक्स करने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन बढ़ेगा, कस्टमर्स हमारे बढ़ेंगे, सप्लाई हमारा यूटिलाइजेशन पीक की तरफ जाएगा, वैसे वैसे हम जो है वो लाइक ग्रेजुअली कैपेसिटी ऐड करते रहेंगे, 1 by 1 लाइन यूज मतलब ऐड करते रहेंगे। इमीडिएटली हमको बड़ा कैपेक्स करने का जरूरत नहीं है। एंड जो करंट कैपेसिटी है वो 500 करोड़ तक का रेवेन्यू स्टैंड अलोन बेस पर है, ठीक है। इनका जो इंडिया का कैपेसिटी उसकी बात कर रहे हैं। फ्रेशेरा सिर्फ 500 करोड़ का रेवेन्यू करने में पर्याप्त है, और 500 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जो है वो सारसा भी आराम से कर सकता है। तो 1000 करोड़ इस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। 1000 करोड़ तक तो इनको कोई भी कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है नहीं इनहेंस करने का। उसके बाद ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे ज़रूरत रहेगी एकदम से बड़ा कैपेक्स नहीं करेंगे, धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो वॉर एंड जो सिचुएशन हुई है उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हमको जो है वो स्ट्रेट फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा मिडल ईस्ट में कोई ज़्यादा बिजनेस है नहीं, ठीक है। मिडल ईस्ट में कोई भी ज़्यादा बिजनेस नहीं है, और हम लोग जो है वो हमारा जो ट्रांजिशन है वो रेड सी के थ्रू अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है। बाकी ये जो न्यू प्रोडक्ट है ये इंडिया के अंदर लॉन्च करने का सोच रहे हैं। अभी रिसेंटली दोस्तों एक ट्रीटी हुआ था इंडिया एंड यूरोप का, ठीक है। तो जिसके तहत क्या है कि जो मतलब ड्यूटी फ्री हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स। तो उसमें एक ओलिव्स भी है। तो ओलिव्स का जो अभी 30% ड्यूटी लगता है, जिसके कारण इंडिया में जो है वो ओलिव्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ड्यूटी कम होगा तो ये लोग कह रहे हैं कि हम हमारे ब्रांड लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, ओलिव्स के, ठीक है। ब्रांडेड ओलिव्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जिससे हमारा एक और यहाँ पे रेवेन्यू मतलब स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब एक अच्छी प्राइसिंग के साथ हम लोग बेच सकते हैं, क्योंकि इनका तो अब खुद का हो गया भाई ओलिव्स, तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई ओलिव्स तो, ठीक है। चलिए बाकी वर्किंग कैपिटल का नीड रहेगा इनको इतना सारा रेवेन्यू करने के लिए, क्योंकि इनका रिसीवेबल्स काफ़ी हाई रहता है। और अभी क्या है, इनको जो फसल होती है ना, जो मतलब वेजिटेबल्स की, वो इनको एडवांस में लेके रखनी पड़ती है। जैसे इन्होंने अपना इन्वेंटरी काफ़ी बढ़ाया है इस क्वार्टर के अंदर, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा इन्वेंटरी Q4 के अंदर, Q4 इनका काफ़ी बिग होता है, ठीक है। एंड जो फसल आती है ना ये सारे वेजिटेबल्स की, वो आती है लाइक मई के अंदर। तो इनको अपना प्रोडक्शन
काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है जून एंड मई के आसपास, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा 8वें 10वें महीने में तो कैश फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, इन्वेंटरी कम रहती है, लेकिन हमको इन्वेंटरी बढ़ानी पड़ती है एडवांस में। एंड Q4 में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स होती है वहाँ पे फसल नहीं मिलती है, तो एडवांस में इनको लेके रखनी पड़ती है। तो 500 करोड़ का यहाँ पे इनको नीड रहेगा वर्किंग कैपिटल का। जो ये लोग जो स्पेनिश बैंक्स हैं उनसे वो लोग यहाँ पे मतलब लेंगे वर्किंग कैपिटल का हेल्प। एंड वहाँ पे इनका जो सारसा ब्रांड है उसका अच्छा खासा पास्ट रिकॉर्ड है, अच्छी प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट है, तो दैट्स वाई इनको आसानी से वहाँ से वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। उसके अलावा दोस्तों बात करें ये लोग यहाँ पे सोर्सिंग कहाँ से करेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है भाई फार्मिंग है, वेदर वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। कल को उठ के यहाँ पे सोर्सिंग का प्रॉब्लम हो गया तो कंपनी बोल रही है सोर्सिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 90,000 फार्मर्स किसान जो है वो इंडिया के अंदर गरकिन्स का खेती करते हैं, और उनमें से हम लोग सिर्फ यहाँ पे 4 से 5 हजार जो किसान है उनसे ही एज ऑफ नाउ तो ले रहे हैं, ठीक है। गरकिन्स वगैरह जो है वो ले रहे हैं। आगे जाके जो है वो हम लोग ये पोर्टफोलियो बढ़ा भी सकते हैं, एंड हमारे पास ऑप्शन है फार्मर्स का, तो वही है। और ओलिव्स के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो है वो स्पेन के अंदर इजिप्ट से ओलिव को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इजिप्ट आपको पता है सबसे ज़्यादा ओलिव्स कहाँ पे उगते हैं, तो इजिप्ट के अंदर होती है सबसे ज़्यादा खेती इजिप्ट की। तो ये लोग बोल रहे हैं इजिप्ट का क्या है ना, कि इजिप्ट के जो ओलिव्स है उसका टेस्ट थोड़ा सा स्पेन से अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है, और उसको हम लोग यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट करेंगे और उसको यहाँ पे स्पेनिश का टेस्ट देने की कोशिश करेंगे प्रिजर्वेटिव के थ्रू, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो इजिप्ट का ओलिव्स है वो लाएंगे, तो उनको इनको यहाँ पे जो स्पेनिश के ओलिव्स है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, इजिप्ट के थोड़े से मतलब लो प्राइस वाले होते हैं, तो वहाँ से इनका मार्जिन भी इंप्रूव होगा, ऐसा कंपनी का कहना है, ठीक है। तो यही है दोस्तों कुछ। देखो एसएमई स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि शुरुआत में तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चलते हैं, लाइक बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए तो, लेकिन धीरे धीरे एग्जीक्यूशन दोस्तों यहाँ पे मैटर करता है। और आपको यहाँ पे पता है जिसका छोटा पोर्टफोलियो है उनके लिए आसान नहीं होता है एसएमई में इन्वेस्ट करना, क्योंकि बड़ा रेवेन्यू का चंक उनका चला जाएगा एसएमई के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी आपको अच्छी खासी चाहिए एसएमई में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अच्छे एसएमई हैं मेरे लाइक ध्यान में जो मैं कवर करता हूँ हमेशा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो थोड़े से कॉशियस हो गए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अगर आप लोग अफोर्ड कर पाते हो वो रिस्क, आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, थोड़ा 1-2% एलोकेशंस करके आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, तो देन यू कैन गो। एंड फ्रेशरा अच्छा ये गाइडेंस एज ऑफ नाउ तो अच्छी कंपनी लग रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है भाई। आपने स्पेन की कंपनी को एक्वायर कर लिया, वहाँ से आप ओलिव्स वगैरह बेचना स्टार्ट करोगे, रेवेन्यू आपका आने लगेगा, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। नए एरिया में ये लोग जा रहे हैं, स्पेन का बिजनेस कैसे एग्जीक्यूट करते वो लोग, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैसे सर्व कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें हमको ट्रैक करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इतना कंफर्टेबल हूँ नहीं, मेरा डिसीजन अगर बताऊँ तो एज ऑफ नाउ फ्रेशरा में मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ट्रैक कर रहा हूँ कंपनी को, आगे जाके अच्छा किया, कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो देखेंगे देन, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ फ्रेशरा मेरा कन्विक्शन इतना बिल्ड नहीं कर पाए हैं। ऑल ओवर कंपनी अच्छा है, लेकिन एसएमई कंपनी है, जो बड़े बड़े एस्टिमेट्स तो इन्होंने दिए, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है आपके तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।